Let's continue to our third point of what are the different factors that enable globalization. The third point is liberalization. Now, what do you mean by liberalization? Liberalization means free trade from all barriers. यानी जितने भी बैरियर्स हैं ट्रेड पर उन सबको हटाना क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन कहलाता है. फ्री ट्रेड फ्रॉम all type of barriers is known as liberalization. या removing barrier or restriction set by the government is known as liberalization. यानी लिबरलाइजेशन का हिंदी में मतलब हो गया उदारीकरण. यानी ट्रेड पर से सभी तरह के बैरियर्स यानी बाधाएं, रेस्ट्रिक्शन यानी रोक हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहलाता है. लेट्स रीड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया. सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज, व्हाट वुड हैपन. अब ये बोल रहा है कि अब हम चाइनीज़ टॉयज़ के एग्जांपल पर वापस आते हैं. अगर इंडियन गवर्नमेंट उन चाइनीज़ टॉयज़ के इंपोर्ट पर टैक्स लगा दे तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? दोज हु विश टू इम्पोर्ट दिस टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस. अब जो इनका इंपोर्ट करना चाहता है उस पर इनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा ज़्यादा. बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर हैव टू पे अ हायर प्राइजेज ऑन इम्पोर्टेड टॉयज़. अब बायर्स को भी क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा. चाइनीज़ टॉयज़ will no longer as cheap in the Indian market and import from China will automatically reduce. Indian toy maker will prosper. अब ये बोल रहा है अगर चाइना के टॉयज़ पे इंपोर्ट पे अगर हम ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा? तो चाइना के टॉयज़ है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इससे भारतीय टॉयज़ क्या होंगे? प्रॉस्परस होंगे. टैक्स ऑन इम्पोर्ट इन एज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. अब कई बार पूछा जाता है व्हाट इज ट्रेड बैरियर. ट्रेड बैरियर किसे कहेंगे? restriction set on trade is known as trade barrier. Restriction set on trade is known as trade barrier. यानी व्यापार पर जो रेस्ट्रिक्शन बाधाएं लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रेड बैरियर कहते हैं. अब ट्रेड बैरियर का एग्जांपल टैक्स ऑन इंपोर्ट, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, ऑल दीज आर नोन एज ट्रेड बैरियर. जब गवर्नमेंट को लगता है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोर्ट पर टैक्स लगा देती है. उस इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को लगता है एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा देती है उसको रिड्यूस करने के लिए. गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच कुड कम इनटू द कंट्री. गवर्नमेंट क्या करती है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि फॉरेन ट्रेड ज़्यादा हो रहा है या कुछ पर्टिकुलर गुड्स में हो रहा है जो हमारे देश में कमी है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन चीज़ों पर टैक्स को इम्प्रूव कर देती है या डिक्रीज़ कर देती है. द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारे देश को जब आज़ादी मिली उसके बाद में कुछ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या लगा दी? कुछ बैरियर्स लगा दी. ये इसलिए किया गया ताकि जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं तो उनको कंपटीशन नहीं झेलना पड़े. इंडस्ट्री वाज जस्ट कमिंग अप इन द 1915 and 16 and competition from import at that stage would not have allowed these industries to come up. Thus India allowed import of only essential items such as machinery, fertilizer, petroleum, etc. अब इंडिया ने क्या कर दिया कि कुछ चीज़ों का ही इंपोर्ट करने की अनुमति प्रदान की. जैसे मशीनरी है,
फर्टिलाइज़र्स है, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा. Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producer through a variety of means. अब ये बोल रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वो अपने अर्ली स्टेजेस में क्या करती है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको प्रोटेक्शन देती है ताकि उनका ट्रेड ज़्यादा हो सके. Starting around 1991, some far-reaching changes in policy were made in India. अब 1991 के बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर लिबरलाइजेशन हुआ. ट्रेड को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया. जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे ट्रेड पर, उन सबको हटा दिया गया ताकि हमारे देश में आसानी से व्यापार हो सके. द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम for Indian producer to compete with producer around the globe. It felt that competition would improve the performance of producer within the country since they would have to improve their quality. अब गवर्नमेंट को ये लगा कि इससे क्या होगा, हमारे देश के जो प्रोड्यूसर हैं उनको कंपटीशन में क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा. क्योंकि अगर इंडियंस क्या करेंगे, उस कंपटीशन से अपनी चीज़ को उनके समकक्ष बनाने की कोशिश करेंगे और इससे हमारे देश के प्रोड्यूसर के जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, सुधरेगी. दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और एक ये डिसीजन है जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा क्या किया गया, लिया गया. दस बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट. दिस मीन that goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here. अब इसका मतलब क्या हो गया कि फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगा सकती है, अपने ऑफिसेज लगा सकती है और जिस किसकी जो इच्छा हो वो गुड्स वो इंपोर्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है इजीली. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन. Removing barrier or restriction set by the government is what is known as liberalization. With the liberalization of trade, business are allowed to make decisions freely about what they wish or import or export. The government imposes much less restriction than before and is therefore said to be more liberal. अब गवर्नमेंट क्या हो गई, पहले से और ज़्यादा लिबरल हो गई. अब जिसकी जो इच्छा हो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है. तो तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा था, लिबरलाइजेशन. पहले पॉइंट था हमारा टेक्नोलॉजी, दूसरा हमारा आया डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसने भी क्या किया, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इनेबल किया. तीसरा पॉइंट था हमारा लिबरलाइजेशन. अब चौथा पॉइंट हमारा है WTO. WTO ने भी क्या किया, लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा दिया. अब WTO को बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन. वी हैव सीन द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये बोल रहा है कि भारत में जो लिबरलाइजेशन आया उसको सपोर्ट किसने किया, जो इंटरनेशनल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने. और उस इंटरनेशनल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. और उन्होंने क्या कहा कि जितने भी बैरियर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं फॉरेन ट्रेड के लिए वो क्या हैं, हार्मफुल हैं. देयर शुड बी नो बैरियर्स, यानी कोई भी बैरियर्स नहीं होने चाहिए. ट्रेड बिटवीन कंट्री शुड बी फ्री, यानी दो देशों के बीच में व्यापार क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए. ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज. और जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर वो अपनी पॉलिसीज़ को क्या करें, लिबरलाइज करें. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो फॉरेन ट्रेड को क्या करती है, लिबरलाइज करती है. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हु लिबरलाइज या विच ऑर्गेनाइजेशन लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज WTO. Started at the initiative of the developed country, WTO established rule regarding international trade and sees that these rules are obeyed. अब क्या हो रहा है, किसकी अभी जो WTO की शुरुआत किसके आधार पर हुई? जो डेवलप कंट्रीज़ है उन्होंने WTO की स्टार्ट की. WTO क्या करता है, अंडरलाइन करेंगे हम इसको, WTO इस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड. WTO क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है एंड सीज और देखता है कि दैट दीज रूल आर ऑबेड, की इन रूल को ऑबेड किया जा रहा है या नहीं. एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर ऑफ द WTO और 164 कंट्रीज जो वर्ल्ड की है वो क्या है, WTO के मेंबर्स हैं. Though WTO is supposed to allow free trade for all. अब क्या है, WTO क्या करता है, अलाउ करता है free trade. It is seen that developed countries have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing country to remove trade barrier. WTO क्या करता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको फोर्स करता है कि वो अपने यहाँ पर जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उनको रिमूव करें. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. और जो करंट डिबेट चल रही है वो किस पर चल रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर. तो अब यहाँ पर हमने पढ़ा WTO. तो 4 चीज़ें जो इनेबल करती है ग्लोबलाइजेशन को. पहली है टेक्नोलॉजी, दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा लिबरलाइजेशन, चौथा WTO. कई बार WTO के वर्क्स पूछ लेते हैं, कई बार WTO के ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, बोथ आर सेम. तो हम मैंने बताया WTO क्या करता है, इट मेड रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इट अलाउ ऑल द कंट्रीज टू फ्री ट्रेड. और ये क्या करता है, ये फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्री को कि अपने यहाँ पर जितने भी ट्रेड बैरियर्स उनको रिमूव कर दे. और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है. अगर किसी कंट्री में ट्रेड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो जाता है, उन डिस्प्यूट को ये सुलझाता है. Yes. Now our next topic is that is impact of globalization in India. अब इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा. अब देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. इन द लास्ट 20 years globalization of the Indian economic has come a long way. What has been its effect on the lives of people? Let us look at the sum of the evidence. Globalization had greater competition among प्रोड्यूसर. अब देखिए इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा. ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर, हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर, particularly the well-off section in the urban area. There is a greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. अब देखिए पॉइंट वाइज हम कैसे लिखेंगे इसके कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. पहला तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, कंपटीशन अराइज हुआ. ग्लोबलाइजेशन से इंडियन जो प्रोड्यूसर है वो अपनी चीज़ को किसके समकक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे, फॉरेन प्रोडक्ट के. सेकंड क्या हुआ, देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस अमॉन्ग या बिफोर कंज्यूमर. अब कंज्यूमर के पास में क्या होगा, ग्रेटर चॉइस हो गई. पहले उसे वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था, लेकिन अब उसी तरह के कई प्रोडक्ट आ गए तो कस्टमर के सामने क्या आ गई, चॉइस हो गई, तो चॉइस बढ़ गई. अब तीसरा क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आल्सो इम्प्रूव. जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, जो लोग बाग है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी क्या हो गया, बढ़ गया. क्योंकि वो चीज़ जो पहले महंगी आती थी, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो गई, सस्ती हो गई. अब लोगों को पहले से चीज़ सस्ती मिलने लगी, इससे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो गया, बढ़ गया. तो इंडिया पर पहला प्रभाव क्या पड़ा, कंपटीशन हुआ, कस्टमर के सामने ग्रेटर चॉइस आई, उसके बाद में कस्टमर का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ गया. अब उसके बाद में आता है अमॉन्ग प्रोड्यूसर एंड वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म. लेकिन जो प्रोड्यूसर और वर्कर्स हैं उन पर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट समान नहीं पड़ा. अब देखिए कैसे नहीं पड़ा भाई, प्रोड्यूसर को तो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हो गया भाई, उसका प्रोडक्शन बढ़ा. भाई अगर उसने अपना प्रोडक्ट जो फॉरेन कंट्रीज है उनके
समकक्ष बना लिया तो इससे उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन वर्कर्स पर इसका क्या पड़ा, दोनों प्रभाव पड़ा, बैड भी पड़ा और गुड भी पड़ा। हम आगे रीड करेंगे इसको। अब देखिए प्रोड्यूसर पर क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट हमने पहले पढ़ा था इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर पर क्या प्रभाव पड़ा। इंडिया पर एक चीज़ हम और बोल सकते हैं कि हमारे देश की इनकम बढ़ी, हमारे देश की जीडीपी बढ़ी, हमारे देश में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला और भी बहुत सी चीज़ें। अब प्रोड्यूसर पर देखिए, फर्स्ट एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया over the past 20 years, which mean investing in India have been beneficial for them. MNC have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drink, fast food or services such as banking in urban areas. These products have a large number of well-off buyers. In these industries and services, new jobs have been created. Also local companies supplying raw material to these industries have prospered. अब ये बोल रहा है कि प्रोड्यूसर को क्या प्रभाव हुआ, प्रोड्यूसर को क्या हुआ, अब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो उस इन्वेस्टमेंट से कंपटीशन हुआ और धीरे धीरे कई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होने लगा। अब क्या होने लगे, बहुत सारे बायर्स हुए और इससे नई जॉब्स क्रिएट हुई और लोकल कंपनीज क्या करने लगी, एमएनसी को रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगी, तो उससे भी वो इंडस्ट्रीज क्या होने लगी, प्रॉस्परस होने लगी। Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have invested in newer technology and production method and raised their production standard. Some have gained successful collaboration with foreign companies. अब देखिए प्रोड्यूसर को दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, प्रोड्यूसर को दूसरा फ़ायदा हुआ कि इंक्रीज कंपटीशन से वो बेनिफिट हुए। उन्होंने क्या करा, अपने यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, अपने प्रोडक्शन मेथड को रेज करने के लिए प्रोडक्शन स्टैंडर्ड कर दिया और जिससे कई जो कंपनी थी इंडियन उनको कोलैबोरेशन करने का मौका भी मिला विदेशी कंपनियों के साथ में। मोर एवर ग्लोबलाइजेशन हैव इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनी टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्फ। अब क्या होने लगा, कई इंडियन कंपनीज है वो एमएनसी में कन्वर्ट हो गई, जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रेनबैक्सी है, एशियन पेंट्स है, सुंदरम फास्टनर जो नट एंड बोल्ट्स बनाता है, वो आर सम इंडियन कंपनी विच आर स्प्रेडिंग देयर इन ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनी। अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी, किसके लिए, उन कंपनियों को जो आईटी से रिलेटेड है। जैसे हमने मैगजीन के बारे में पढ़ा तो लंदन की जो मैगजीन है वो इंडिया के अंदर छपकर लंदन जाती थी, तो यही चीज़ किसके कारण, आईटी के कारण डेवलप हुई। तो बहुत से कॉल सेंटर यहाँ पर हो गए और कई उसके अलावा कई डाटा एंट्री वाले यहाँ पर आ गए, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्री सच एज इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप कंट्री। अब इंडिया क्या कर रहा है, डेवलप कंट्रीज़ को क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, हाउ गवर्नमेंट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से अट्रैक्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, सेज बनाया। सेज को हम लोग बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो वहाँ पर क्या किया गया, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। जो फॉरेन कंपनीज है जो फैक्ट्री लगाती है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज फैसिलिटी है, रिक्रिएशनल सेंटर है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है उनके चिल्ड्रन के लिए। और जो कंपनी सेज के अंदर अपनी यूनिट लगाती है दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो इनिशियल 5 ईयर्स के पीरियड है उनको वो टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनके लिए लेबर लॉज में भी फ्लेक्सिबिलिटी ला दी। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने कर दी और ये भी कहा कि जो लेबर वो लोग हायर करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो नहीं करके वो टेम्पररी रूप से भी क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने इतनी छूट उनको दे दी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेज। That's all for that today. Tomorrow we read next topic, what are the effect of globalization on labor's